अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यू मिनरल न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट से रिलेटेड है और आपको पता है इन टॉपिक्स में से यूएचएस में बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट हर पेपर में ही। जी एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम इज़। जी तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव कहलाती है। तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म होती है या फिर जिसे हम फ्री कैल्शियम भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आयोनाइज्ड कैल्शियम या फ्री कैल्शियम कितने टोटल कंसंट्रेशन का कितने परसेंट बनाती है। तो 50 to 60% अकाउंट करती है ये जो फ्री कैल्शियम या आयोनाइज्ड कैल्शियम होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कर देती है, अगर कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर देती है। ठीक है, और अगर सीरम में इसका लेवल 4.3 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो ये टेटनी कॉज कर सकती है और टेटनी का एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अच्छा जी, अब आपको कॉम्प्लेक्स्ड कैल्शियम का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अगर तो देखें आपकी जो कैल्शियम है वो प्लाज्मा एनाइंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना रही है मिलके, तो हम कहते हैं मतलब सिट्रेट हो जाए, फॉस्फेट हो जाए, किसी के साथ मिल रही है चिलेट कैल्शियम के फॉर्म में, तो फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स्ड कैल्शियम है और ये ऑलमोस्ट टोटल कंसंट्रेशन का सिर्फ 10% बनाती है। ठीक है जी, एमसीक्यू नंबर 2 देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विल्सन्स डिजीज़। जी विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है? विल्सन्स डिजीज़ में सेरोप्लाज्मिन जो होती है ये कम हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है। अच्छा जी, अब आपके माइंड में आएगा सेरोप्लाज्मिन क्या होती है, सेरुलोप्लाज्मिन क्या होती है, या सेरुलोप्लाज्मिन का आपने दूसरा नाम याद रखना है, इसको हम हीमोक्यूपरिन भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। जिस तरह आयरन को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन होती है ना, ट्रांसफेरिन ब्लड में, इसी तरह आप ये याद रख लें ये कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है, सीरम में मौजूद होती है और ये ऑलमोस्ट 90% प्लाज्मा की कॉपर को अपने साथ बाइंड कर लेती है। बाकी जो 10% रह जाती है उसे एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा जी, तो आपने याद रखना है विल्सन्स डिजीज़ में सेरुलोप्लाज्मिन कम हो जाती है, इसका मतलब कि कॉपर का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं हो पाएगा, उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं ठीक हो पाएगी, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट कर जाएगी लीवर में, बहुत ज़्यादा हो जाएगी लीवर में, लेंटिकुलर सेल्स जितने भी होते हैं उनमें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास बहुत से डायग्नोस्टिक आपको मिलेंगी, जैसा कि फटीग, एपिटाइट का लॉस, जाउंडिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो डायग्नोस्टिक फीचर ऑब्जर्व करने के लिए देखा जाता है वो केसर फिशर रिंग्स होते हैं। केसर फिशर रिंग्स जो होते हैं एक्चुअली कॉर्निया में बन जाते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है विल्सन्स डिजीज़ का, वो भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक और डिज़ीज़ होती है मैंक्स डिज़ीज़। मैंक्स डिज़ीज़ में क्या होता है, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें भी बिल्कुल यही होता है, सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल कम हो जाता है। जो सेरुलोप्लाज्मिन का नॉर्मल लेवल है आपको पता होना चाहिए कि उसकी नॉर्मल रेंज जो है सीरम में 20 to 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, लेकिन विल्सन्स डिज़ीज़ में वो 10 से भी कम हो जाती है, 10 से भी फॉल कर जाती है। ठीक है, और इसका कम लेवल मैंक्स डिजीज़ भी कॉज कर सकता है और वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें भी पुअर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। और उसके फीचर्स क्या होते हैं, अगर आपको कभी विल्सन्स डिजीज़ और मैंक्स डिजीज़ में डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। मैंक्स डिजीज़ में एक्चुअली मेंटल डिटोरिएशन होती है आपके पास। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 3 देखिए, मिनरल रिक्वायर्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन बी 12। तो आपको पता है कोबालामाइन विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है जो रिक्वायर होता है और ये प्लांट्स में नहीं होता। जी एमसीक्यू नंबर 4 देखिए, आफ्टर रिमूविंग ऑल ऑफ कैसीन फ्रॉम मिल्क। आपने मिल्क से सारी कैसीन प्रोटीन, मिल्क में प्रोटीन होती है ना कैसीन, जैसे एग में प्रोटीन्स होती हैं ओवैल्ब्यूमिन, ओवाग्लोबुलिन और वाइटनिन, इसी तरह मिल्क में भी होती हैं। तो कैसीन जो है मिल्क की प्रोटीन है, अब आपने इसे रिमूव कर दिया मिल्क से, तो एमसीक्यू में पूछा जा रहा है आपसे कि पीछे क्या चीज़ रह जाएगी। पीछे जो रह जाता है वो वे होती है। ठीक है, और उसके अलावा वे में फिर बाकी क्या रह जाता है, अगर कैसीन तो होती नहीं, बाकी प्रोटीन्स होती हैं, लैक्टोज मौजूद होती है, कुछ मिनरल्स होते हैं और वाटर सोलुबल वाइटामिन्स मौजूद होते हैं। वाटर सोलुबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, अच्छा जी, आपको ये बाकी भी पता होने चाहिए वैसे।
अगर वही तो नहीं ना बताना चाहिए, बाकी भी पता होने चाहिए जी। कोलेस्ट्रम जो होता है फर्स्ट टू सेकंड वीक में जो मिल्क सेक्रेट होता है ना पार्चुरेशन के बाद, वो कोलेस्ट्रम होता है। और आपने याद रखना ये रिच इन प्रोटीन होता है, ये वो मिल्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लैक्टोज और फैट्स थोड़े से कम होते हैं, और कोलेस्ट्रम हीट करने से कोआगुलेट हो सकता है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब स्किम्ड मिल्क क्या होता है? स्किम्ड मिल्क एक्चुअली इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम होती है, बस आपने याद रखना है नॉर्मल मिल्क से इसके कंपैरिजन क्या होता है कि इसमें फ़ैट्स और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ठीक है। और चीज़ का तो आपको पता ही है जी, जिंक इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो आपने याद रखना है जिंक जो होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में मौजूद होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको पता है आरबीसीज में इसका क्या फंक्शन होता है कि इसने आरबी मतलब कि जब क्लोराइड शिफ्ट होती है उस वक़्त ये इन्वॉल्व होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी याद रखना है। उसके अलावा आपने याद रखना है जिंक एक और एंजाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आप अभी कार्बोनिक एनहाइड्रेज याद रख लें। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 6 देखिए, जिंक प्लेज इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल इन सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या होती है? विजुअल साइकिल में एक विजुअल प्रोटीन होती है रोडोप्सिन, जो विटामिन ए में आप लोग डिस्कस करते हैं जब आप विटामिन ए पढ़ते हैं, तो रोडोप्सिन डिटेल में डिस्कस होती है। तो जिंक उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए तो विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है। और कैल्शियम, अगर मिनरल्स की बात की जाए तो कैल्शियम। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल जो स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट होता है उसके लिए सेलेनियम ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के लिए कुछ हद तक सोडियम पोटेशियम कह लें आप। और आरबीसी प्रोडक्शन के लिए B12 कोबालामाइन ज़रूरी होता है। और कोबालामाइन के लिए इनडायरेक्टली बात की जाए मिनरल कौन सा, तो कोबाल्ट, ठीक है। इस तरह से रिलेट किया करें, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा जी, ऑल और मैक्रोमोलिक्यूल एक्सेप्ट जी, तो आपको मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि जिसकी 100 मिलीग्राम से नीड कम हो, जो हमें 100 मिलीग्राम से कम चाहिए उसे हम कहते हैं कि ये माइक्रोमोलिक्यूल है। उसमें आपके पास आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, जिंक और फ्लोरीन, सेलेनियम वगैरह आ जाते हैं। तो आयरन तो माइक्रो है, मैक्रो नहीं है। अच्छा जी, मैक्रो में ही बाकी सारे आगे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आ जाता है। उसके अलावा पोटेशियम याद रखना है, क्लोरीन याद रखना है, सल्फर याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग प्रोटीन? कैसीन कभी भी आप नहीं कह सकते, ये तो मिल्क की प्रोटीन है, ठीक है ना। अभी हमने वे डिस्कस किया कि अगर हम मिल्क में से कैसीन रिमूव कर दें, पीछे लैक्टोज और कुछ वाटर सोल्युबल विटामिन रह जाए तो हम कहते हैं वो वे है, ठीक है। तो ओवल ग्लोबुलिन, वाइटलिन और ओवल एल्ब्यूमिन जो है, ओवल एल्ब्यूमिन, ये तीनों क्या है? ये एग की प्रोटीन है। उसके अलावा आपको ये एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एग में कौन सी सिंपल प्रोटीन है, कौन सी फॉस्फोप्रोटीन है। तो जो वाइटलिन है वो फॉस्फोप्रोटीन होती है, और जो बाकी हैं वो सारी सिंपल प्रोटीन्स हैं। और कैसीन तो बिल्कुल भी नहीं कहना आपने। चीफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट इन मिल्क जी, तो जो ऑलिक एसिड होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड होता है 9 to 10 पोजीशन के दरमियान में, वो मिल्क में चीफली प्रेजेंट होता है। लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड जिनमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं ये मौजूद नहीं होते। और एराकिडोनिक एसिड भी मौजूद नहीं होता जिसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं। अच्छा जी, आयरन इज़ इन ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन नाउन एज, तो आयरन को ट्रांसफरिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी विल्सन्स डिजीज़ में सेलुलोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट करती है कॉपर को, इसी तरह आप ये याद रख सकते हैं कि आयरन को किसने ट्रांसपोर्ट करना है। मॉलिक्यूलर आयरन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज आयरन जी, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होता। स्टोर्ड इन लिवर एज फेरेटिन, ये बिल्कुल ठीक है। स्टोर्ड प्राइमरीली इन स्प्लीन, स्प्लीन में आयरन नहीं स्टोर हो सकती। एब्जॉर्ब्ड एज F3 पॉजिटिव का मतलब आप लोगों ने याद रखना है फेरिक फॉर्म है, ठीक है। फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होती, फेरस फॉर्म Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब एज ट्रांसफेरिन जी, नहीं, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती आयरन। ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, ट्रांसफेरिन ने तो उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है, अभी हमने डिस्कस किया है ना, ये इससे ऊपर वाला MCQ है, शो भी हो रहा है आपको, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है।
12th MCQ देखिए, सल्फर इज़ प्रेजेंट इन ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड एक्सेप्ट। जी पहले तो सबसे पहले आपको 3 अमाइनो एसिड्स पता होने चाहिए जिनमें सल्फर होती है। मैथ्योनीन में सल्फर होती है, सिस्टीन में सल्फर होती है और सिस्टाइन में सल्फर होती है। ठीक है, तो मैथ्योनीन भी आ गया है, उसमें भी सल्फर है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ग्लूटाथायोन में सल्फर होती है, कोएंजाइम ए में सल्फर होती है, टॉरिन में सल्फर होती है, हेपारिन में सल्फर होती है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में सल्फर होती है। और 2 आपके जो वाइटामिन हैं थायामीन और बायोटीन, इनमें सल्फर होती है। और लिपोइक एसिड में भी सल्फर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर किस में सल्फर नहीं है? ग्लूटामीन अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर नहीं है। मैंने सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स बोले हैं, मैथ्योनीन, सिस्टीन और सिस्टाइन, इनमें होती है सल्फर। ठीक है, बाकियों में नहीं होती। और जो जो मैंने कहा है आपने ये सब याद रखना है। मैथ्योनीन, सिस्टीन, सिस्टाइन, लिपोइक एसिड, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम में टॉरिन, हेपारिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और थायामीन और बायोटीन। इनफ है ये। एक्टिविटी ऑफ क्रेब्स साइकिल में बी डिप्रेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्रेब्स साइकिल डिप्रेस हो जाता है। इट इज़ द एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल अबव 180 to 200 मिलीग्राम। जी देखें, जो नॉर्मल लेवल है 180 to 200 कह सकते हैं आप ग्लूकोज का। अगर तो इससे ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं ये हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। इससे कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और अगर ग्लूकोज यूरिन में आनी स्टार्ट हो जाए तो ये ग्लाइकोस्यूरिया हो जाता है। ठीक है, MCQ नंबर 15 देखें। इन बोन्स कैल्शियम इज़ रिटेन्ड बाय मेटाबॉलिक रोल ऑफ विटामिन डी। जो होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है बोन्स के, मतलब उसका मेटाबॉलिक रोल होता है। MCQ नंबर 16 देखें। इन हीमाक्रोमाटोसिस लिवर इज़ इनफिल्टर्ड विद आयरन। हीमाक्रोमाटोसिस में क्या होता है? लिवर में आयरन की एक्यूमुलेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये एक एबनॉर्मेलिटी बन जाती है। MCQ नंबर 17 देखिए। विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सोडियम इन्वॉल्व इन सेल परमिएबिलिटी। आप कह सकते हैं कुछ हद तक प्रिंसिपल इंट्रासेलुलर एनाइन। सबसे पहली बात तो आप कॉमन सेंस यूज़ करें, ये एनाइन है ही नहीं है। और इंट्रासेलुलर वो भी प्रिंसिपल कभी भी नहीं। इंट्रासेलुलर एनाइन जो बात करनी है आपने, या इंट्रासेलुलर बात ही करनी है तो बात पोटाशियम पे शुरू होकर पोटेशियम पे ही ख़त्म होगी। अगर एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सा प्रिंसिपल कैटाइन है, उस वक्त आप सोडियम कह सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन की बात करें तो आप क्लोराइड कह सकते हैं, लेकिन सोडियम नहीं कभी भी कह सकते। ठीक है, और बाकी भी ऑप्शंस ठीक हैं इसके। ये हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा सकता है अगर लेवल क्रॉस कर जाए एक नॉर्मल वैल्यू को, और ये बफर का कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है। ठीक है, MCQ नंबर 18। विच वन इज़ मिसमैच्ड। जी, ब्लड कोआगुलेशन में सोडियम नहीं कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, चिलेटिंग करता है ना। अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए जिंक चाहिए होता है, हमने डिस्कस किया था अभी एक MCQ जो गुजरा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए भी जिंक चाहिए होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए मैंने आपको तब कहा था दूसरा एंजाइम बताऊँ, दूसरा एंजाइम भी बताती हूँ, तो फिर मैंने आपसे कहा था रहने दें क्योंकि इस MCQ में मैंने बताना था। ठीक है, तो जिंक अल्कलाइन फॉस्फेटेज और किसके लिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए चाहिए होता है। जेंथिन ऑक्सीडेज के लिए मोलिब्डेनम चाहिए होता है। इसके अलावा मोलिब्डेनम और किस किस के लिए चाहिए होता है? बस एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज याद रख लें। और यूरियस के लिए निकल चाहिए होता है। मतलब सब कुछ मैच्ड है, वेल मैच्ड है। बस ये जो ब्लड कोआगुलेशन सोडियम है ये मिसमैच्ड है। मिल्क इज़ एक्सट्रीमली पुअर सोर्स ऑफ। जी, जो मिल्क होता है ये एक्सट्रीमली पुअर सोर्स होता है आयरन का। अगर आप किसी भी बुक से आयरन का टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी ये बात मेंशन होती है हमेशा। जिस मर्ज़ी बुक से पढ़ लें आप, वहाँ पर भी ये बात मेंशन होती है कि आयरन जो होती है मिल्क में बहुत ज़्यादा कम होती है, या मिल्क। और अगर आप मिल्क का टॉपिक पढ़ लें तो उसमें भी ये बात मेंशन होती है कि आयरन में बाकी सब चीज़ें काफ़ी वेल नोन अच्छी अमाउंट में होती हैं, लेकिन उसमें आयरन बहुत ज़्यादा पुअर फॉर्म में पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। MCQ नंबर 20 देखें। अमंग बी वाइटामिन्स, जो बी कॉम्प्लेक्सेस हैं वाइटामिन्स के, उनमें से कौन से वाइटामिन हैं जो मिल्क में अबंडेंस में पाए जाते हैं? तो आपने याद रखना है राइबोफ्लेविन यानी कि B12 और पेंटोथेनिक एसिड यानी कि B5, ये अबंडेंस में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ईजी से MCQ थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।